जब भारत के हितों के खिलाफ काम करने की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी की रॉयल फैमिली, शाही परिवार सबसे आगे आता रहता है। ये देश इस प्रकार के खेल कभी माफ नहीं कर सकता है। मैं यहां कहे बिना रह नहीं सकता हूं। बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। ये फैमिली खुले तौर पर भारत में राजनीति को प्रभावित करने के लिए विदेशी शक्तियों को दखल देने के लिए उकसाते हैं। ये ऐसे काम करते हैं जिससे बार बार भारत की संप्रभुता का अपमान होता है। अब कांग्रेस के शाही परिवार ने कल कर्नाटका में आकर के बोला है, उन्होंने कहा है कि कर्नाटका की सॉवरेनिटी की रक्षा करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि कांग्रेस खुलकर कर्नाटका को भारत से अलग करने की वकालत कर रही है। टुकड़े टुकड़े गैंग की बीमारी कांग्रेस में इतनी ऊपर तक पहुंच जाएगी, मैंने कभी सोचा तक नहीं था। फिर से विकास की बात छोड़ दी, महंगाई की बात छोड़ दी, रोजगार की बात छोड़ दी और पता नहीं क्या इंटरनेशनल कंस्पिरेसीज की बातें करने लग गए और कोई दूसरे देश विदेश की बातें करने लग गए। प्रधानमंत्री जी, अगर कर्नाटका में आतंक है तो महंगाई का आतंक है, जिसकी वजह से लोग अपनी रोजाना के जीवन में मुश्किलों पर मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, अगर कर्नाटका में आतंक है तो बेरोजगारी का आतंक है कि 2.5 लाख सरकारी पद आपकी सरकार ने खाली रखे हैं और यहाँ शिक्षित से शिक्षित नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा है। अगर आतंक है तो आपकी 40% की सरकार जिसने हर पोस्ट के लिए रेट फिक्स कर लिया है, उसका आतंक है। तो इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजलों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। कांग्रेस पार्टी बजरंग बली को ताले में बंद करना चाहती है। इसकी अपार सफलता के बाद अब नया भाषण, नया बयान आया है कि कांग्रेस पार्टी देशद्रोही पार्टी है, टुकड़े टुकड़े पार्टी है और वो कर्नाटका को भारत से अलग करना चाहती है। जब कोई देश आजाद हो जाता है तो उस देश को संप्रभु राष्ट्र कहते हैं। कांग्रेस जो कह रही है, इसका मतलब है कि कांग्रेस कर्नाटका को भारत से अलग मानती है। क्या आपको मंजूर है ये बात? आपको मंजूर है? ऐसा कहने वाली कांग्रेस को सजा करोगे नहीं करोगे? भाइयों बहनों, इसका मतलब है कि कांग्रेस खुलकर कर्नाटका को भारत से अलग करने की वकालत कर रही है। टुकड़े टुकड़े गैंग की बीमारी कांग्रेस में इतनी ऊपर तक पहुंच जाएगी, मैंने कभी सोचा तक नहीं था। ये कोई और नहीं कह रहा है, कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। आपने अभी ये उनका भाषण सुना, उसका एक हिस्सा सुना। प्रधानमंत्री साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी और उसके जो नेता हैं वो राजनयिकों से, खासकर वो राजनयिक, वो डिप्लोमेट्स जो कि भारत को पसंद नहीं करते, उनके साथ खुफिया रूप से मिलती है
और इस तरह से वो उसकी देशद्रोही जो टेंडेंसीज़ हैं उनको आगे कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का शाही परिवार खुले तौर पर विदेशी शक्तियों को दखल देने के लिए कहता है और उकसा रहा है देश की राजनीति को प्रभावित करने के लिए। भारत को नापसंद करने वाले विदेशी डिप्लोमेट्स उनसे खुफिया तरीके से मिलती है कांग्रेस पार्टी, और भारत के हितों के खिलाफ काम करने की जब बात आती है तो कांग्रेस पार्टी का शाही परिवार सबसे आगे आ जाता है। खुले तौर पर भारत में राजनीति को प्रभावित करने के लिए विदेशी शक्तियों को आमंत्रित करती है। इस चुनाव में कांग्रेस ने ये कहा कि वो संप्रभुता की रक्षा करना चाहते हैं कर्नाटका की। उन्होंने कहा कि संप्रभुता की रक्षा कैसे की जाती है जब कोई राज्य अलग हो जाता है, इसलिए टुकड़े टुकड़े गैंग की बीमारी कांग्रेस में इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाएगी, मैंने सोचा नहीं था। यहाँ हैरानी की बात यह है कि यहाँ प्रधानमंत्री अपने को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बहुत देश प्रेमी हैं, वो बड़े देशभक्त हैं। हम जानते हैं भाजपा का जो उनका पैमाना है, जो बिसात है उनकी राजनीति की, वो देशभक्ति और देश प्रेम पर टिकी हुई है। लेकिन क्या किसी के देश प्रेम को साबित करने के लिए सामने वाले इंसान या पॉलिटिकल पार्टी या नेता को देशद्रोही साबित करना ज़रूरी है? जिस कांग्रेस पार्टी का जिक्र कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, वो गांधी की पार्टी है, वो नेहरू की पार्टी है, वो पटेल की पार्टी है, मौलाना आज़ाद की पार्टी है। वो पार्टी जिसको याद दिलाया कपिल सिब्बल ने, जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व वरिष्ठ नेता रह चुके हैं, सांसद हैं फिलहाल राज्यसभा में, उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस पार्टी ने देश की आज़ादी और देश की संप्रभुता के लिए अपना खून दिया है। ये ट्वीट करके उन्होंने प्रधानमंत्री को याद दिलाया। चलिए, ये बयान तो उनके सब एक तरफ हैं और हैरानी मुझे ये भी हो रही थी कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर जितनी ज़्यादा एक जो शिकन नज़र आ रही थी, उनके चेहरे पर जो घबराहट नज़र आ रही थी, गुस्सा नज़र आ रहा था, एक तरह की बौखलाहट नज़र आ रही थी, वो क्या बता रही है? कैंपेन के आखिरी दिन इतनी कड़वी और इस तरह की बातें अपने जो विपक्षी, जो विरोधी दल है, उसके लिए कहना, इस हद तक जाकर इन बातों को कहना साफ तौर पे ये बताता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। और अगर इतना ही काफ़ी नहीं था तो आप ये देखिए कि नोएडा से सीधे एंकर्स पहुंच गए हैं कर्नाटका, बैंगलोर, और बैंगलोर से ज़्यादा बाहर तो उनकी ज़ाहिर नहीं जाएगा, उनकी जो गाड़ी है वो नहीं जाएगी। सिर्फ वहाँ जाएंगे जहाँ नेता जाएंगे। उन्हें आम लोगों से कोई सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है कि कर्नाटका की आम जनता किस तरह के संघर्षों से गुजर रही है, उसकी तकलीफ़ें क्या हैं, उसकी परेशानियां क्या हैं, उसकी आकांक्षाएं क्या हैं, उसके सपने क्या हैं, इस सब से कोई लेना देना नहीं है। सूट बूट पहनकर जहाज़ में यहाँ से उड़ जाते हैं नोएडा के एंकर्स और भाजपा के बड़े और छोटे नेताओं का इधर उधर पीछा करते हुए उनको सिर्फ और सिर्फ उनको ऐसा लगता है कि चुनावी कैंपेन का ही एक ये हिस्सा हैं ये एंकर्स। तो इससे भी साफ तौर पे पता चल रहा है कि मौसम ठीक नहीं है, बादल मंडरा रहे हैं, खतरे के बादल, घबराहट के बादल साफ तौर पर देखे जा रहे हैं कर्नाटका में। और इसीलिए यहाँ से स्टार एंकर्स को नोएडा के जो चैनल से भेजे गए हैं वहाँ, ताकि जाइए थोड़ा सा मदद कीजिए, थोड़ा सा सहायता कीजिए वहाँ पर। तो सीधे तौर पे जो ये देखा जा रहा है प्रधानमंत्री की जो बातचीत है उसमें दो तरह की चीज़ें, यानी कांग्रेस के, भाजपा के दो जो टॉप लीडर्स हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी, दोनों के भाषणों को अगर आप एक छोटा एनालिसिस करने की, एक आकलन करने की कोशिश कीजिए, घंटे भर बैठ के सिर्फ ये देखिए कि किस तरह की भाषणबाजी हुई है पिछले 2 हफ्ते में, तो सिर्फ 2 बातें आपको नजर आएंगी, सांप्रदायिकता और राष्ट्रवाद। सीधे तौर पर जो सांप्रदायिकता का मैं जिक्र कर रही हूँ तो उसमें सीधे मुस्लिम विरोधी भाषणों से कम पर कोई बातचीत नहीं होती। तो सीधे तौर पर आप ये देखिए कि पिछले लगातार 1-1.5 साल से कांग्रेस पार्टी ने जो कैंपेन चलाया, 40% करप्शन वाली बात जो कही, 40% सरकारा वाली जो बात कही कि 40% कट ले रही है जो भाजपा की वहाँ पर सरकार है, जो उनके नेता हैं, ये एक तरह से लोगों के मन में घर कर गई है। ये कामयाब कैंपेन चलाया है कांग्रेस पार्टी ने और इसी से एक तरह की घबराहट, इतनी गहरी घबराहट देखने को मिल रही है कि ऐसा लगता है कि एक हार को कबूल करने की हालत में पहुंच गए हैं भाजपा के नेता। अब ये 13 मई को क्या होगा, जब चुनाव के नतीजे आएंगे, ये तो हम नहीं जानते, हमें नहीं पता कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी या हारेगी। लेकिन जिस तरह के हालात अभी नज़र आ रहे हैं उसमें प्रधानमंत्री की रैलियों में प्रधानमंत्री जो 140 करोड़ लोगों के नेता हैं, भरे मंच से ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे वो कहते हैं कि 140 करोड़ लोगों के नेता हैं, लेकिन अपनी जो पॉलिटिकल रैली हैं, चुनावी रैलियां हैं, उनमें तमाम लोग, जो आम लोग हैं, वो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद जय बजरंग बली के नारे लगा रहे हैं। 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री, जिसमें सिर्फ हिंदू नहीं हैं, मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं, पारसी भी हैं,
जैन भी हैं, बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग भी हैं, तमाम वो लोग हैं जो हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं और जो नहीं रखते, जो बजरंग बली की उपासना करते हैं और जो नहीं करते। लेकिन 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री, उनके नेता भरे मंच से जो धार्मिक नारे हैं वो लगा रहे हैं। इस सब के बावजूद भी कि देश का संविधान जो है वो अभी भी धर्मनिरपेक्ष है, जय बजरंग बली के नारे लगा रहे हैं। और लोग जो हैं वो जय श्री राम के नारे उनकी रैलियों में साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। बराबर कांग्रेस पार्टी पर हमलावर होते हुए कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार, कांग्रेस का लक्ष्य जो है भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण हो गया है। इस पूरे मामले पर किस तरीके से देखा जाए, अब जबकि चुनाव प्रचार खत्म हो गया है कर्नाटका में, कि अब 10 मई को आखिर किस तरह की तस्वीर सामने आएगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी अजय आशीर्वाद मौजूद हैं। अजय, काफ़ी वक्त आप कर्नाटका में गुजार के आए हैं, वहाँ के लोगों का जो जनमानस है वो भी आप अच्छी तरीके से समझते हैं। मुझे बताइए, प्रधानमंत्री जब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी टुकड़े टुकड़े गैंग है, एंटी नेशनल है, कर्नाटका को अलग करना चाहती है भारत से, तो वो क्या लोगों को अपील करने की कोशिश कर रहे हैं? वहाँ लोगों में इसका क्या संदेश जा रहा है? जी आरफा, प्रधानमंत्री की जितनी भी भाषणें हैं इस तरीके से वो एक पोलराइजिंग स्पीचेस रही हैं। कभी वो कहते हैं कि कांग्रेस कर्नाटका को इंडिया के डेवलपमेंट प्लान से अलग करने की कोशिश कर रही है, कभी वो बजरंग बली का नारा उठाते हैं और बजरंग दल को हनुमान से इक्वेट करते हैं, जबकि इस तरीके का कोई तथ्य नहीं है। और मुझे लगता है कि कर्नाटका के जो इलेक्टोरेट है वो इतना समझ रखता है कि ये सारी चीज़ें जो है ये इलेक्शनरिंग का पार्ट है। और लेकिन जो ज़्यादा समझने वाली बातें हैं कि इस तरीके से अभी तक आप देखिए कि बीजेपी का जो सारा टॉप लीडरशिप से लेकर स्टेट लीडरशिप है वो अभी तक, एक हफ्ते पहले तक सिर्फ डेवलपमेंट की बात कर रहा था कि बोम्मई सरकार में जितनी भी डेवलपमेंट हुई है और उसके नाम के आधार पे वो वोट मांग रहे हैं। मगर प्रधानमंत्री हो या अमित शाह हो, लगातार उन्होंने अपना हिंदुत्व पिच आगे किया। एक तरीके से ये झलकाता है कि बीजेपी के पास कोई एक जो दूसरे स्टेट्स में जो जिस तरीके से देखा है हमने, उनके पास एक ऐसा नैरेटिव नहीं है जो अपने आप में ही स्ट्रांग हो। उनको कुल मिलाकर हर बार हिंदुत्व का सहारा लेना पड़ता है। और अब एक तरीके से ये टेम्पलेट हो गया है, चाहे गुजरात हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, शुरुआत में वो डेवलपमेंट की बातें करते हैं, विकास की बातें करते हैं और अलग अलग इश्यूज के बारे में बात करते हैं, मगर जैसे जैसे वोटिंग डे नजदीक आने लग जाता है वैसे वैसे वो इस तरीके से हिंदू मुस्लिम या हिंदू क्रिश्चियन की ध्रुवीकरण की राजनीति पे लैप्स हो जाता है हमेशा। आपने काफी पैनी नजर से ये देखा कि शुरुआत किस तरह से होती है और ये कैंपेन का अंत ही प्रधानमंत्री ने इस बात को लेकर कहा कि कांग्रेस पार्टी टुकड़े टुकड़े गैंग है, अलग करना चाहती है कांग्रेस पार्टी कर्नाटका से। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि अगर ये भाषण प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में दिया होता और यही भाषण उन्होंने कर्नाटका में दिया है, दक्षिण भारत का वो एक हिस्सा है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाली जो अपील है कि देशद्रोह हो रहा है, देश को बांटने की कोशिश हो रही है, ये इस अपील में कितना फ़र्क है? मैं ये जानने की आपसे कोशिश कर रही हूँ कि उत्तर भारत की जनता की उनकी जो समझ है, उनकी जो सोचने का तरीका है और दक्षिण भारत किस तरीके से समझता है इन चीज़ों को, क्या फ़र्क है? जी, मैं इस तरीके से समझता हूँ कि भाजपा जो नरेंद्र मोदी के अंडर का जो भाजपा है, उनके जो नेतृत्व का जो भाजपा है, वो आज पिछले कुछ सालों में लॉन्ग टर्म राजनीति सोच रहा है और लॉन्ग टर्म राजनीति उनका हिंदुत्व पे आकर खड़ा हो जाता है। रही बात आज की, तो कर्नाटका और उत्तर प्रदेश की आपने बात की, दोनों ही राज्यों में जमीन और आसमान का फर्क है। उत्तर प्रदेश में लगातार भाजपा ने राम जन्मभूमि मूवमेंट को लेकर अपना आधार का गठन किया और कर्नाटका में जनता पार्टी जो सोशलिस्ट राजनीति है उसके आधार पर भाजपा के नेता वहां से उभर के आए, चाहे वो येदियुरप्पा हो, चाहे आज के चीफ मिनिस्टर बीएस बोम्मई हो। ये सब समाजवाद की राजनीति से एक कास्ट और कम्युनिटी इक्वेशन, सोशल डायनामिक्स बना के उनके वेलफेयर के लिए एक ताना बाना बनाकर उसके आधार पर आया है। आज जो भाजपा में देखा जा रहा है वो एक अंदरूनी लड़ाई चल रही है उनकी। एक येदियुरप्पा का कैंप है जो ये जो पुरानी जो भाजपा को जिस तरीके से
का गठन किया था कर्नाटका में, और पहली बार भाजपा को सदर्न इंडिया में, दक्षिण भारत में लेकर आए। उनकी एक तरीके की राजनीति है जहां पर वो हिंदू और मुसलमान भाईचारे के साथ रहे, उसका एडवोकेसी करते हैं। और एक तरफ वो है प्रहलाद जोशी और BL संतोष जैसे नेता, जिनके कारण जितने भी पुराने जो ये समाजवाद की राजनीति में उभर कर आए थे वो सब भाग रहे हैं, चाहे वो लक्ष्मण सवदी हो, जगदीश शेट्टार हो, चाहे वो येदियुरप्पा ही क्यों ना हो, उनको साइडलाइन कर दिया गया था, फिर मजबूरन बुलाया गया कि आप कैंपेन को स्टीयर कीजिए, क्योंकि वो जानते हैं कि कर्नाटका ऐसा नहीं है। लेकिन BS संतोष करना क्या चाह रहे हैं, वो इस तरीके के लीडर्स को लाना चाह रहे हैं। नलिन कुमार कटील जो अभी बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट है, वो कोस्टल कर्नाटका में सबसे ज्यादा ध्रुवीकरण वाले नेता माने जाते हैं, हमेशा एंटी मुस्लिम्स रिमार्क देते हैं। कल्चर मिनिस्टर CT रवि है, जिनको वो वोकली रीडर के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्होंने लगातार जो कर्नाटका का जो सिंक्रेटिक ट्रेडिशन था, जो वहाँ के ओल्ड मैसूर क्षेत्र में, उस पर चैलेंज किया है। बाबा बुदानगरी जो दरगाह है, वहाँ से मुस्लिमों को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। तेजस्वी सूर्या को तो हम जानते ही हैं कि किस तरीके की भाषा वो कहते हैं। इस तरीके के नेताओं को लेकर आ रहे हैं, और हिंदुत्व जो पुराने नेता ने अपने हार्डवर्क से बीजेपी का जो वहां पर एक फाउंडेशन बनाया था, उस आधार पर वो हिंदुत्व की, उनको कुचलकर हिंदुत्व की राजनीति को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। और मुझे लगता है इसमें मोदी और शाह, जिस तरीके से उन्होंने कर्नाटका में भाषण दिया है, उनको पूरी तरीके से संतोष को अनुमति दी गई है कि आप इसी तरीके से उग्रवाद को आगे बहुत हैरानी की बात यह है कि अजय, अगर आप देखिए पिछले 2 हफ्ते का पूरा पॉलिटिकल कैंपेन, और आपने भी जिस तरह से, मैं कहूंगी कि जड़ तक नहीं पहुंचे, बल्कि जड़ ही आपने एक तरह से खोद दी, कि येदियुरप्पा जैसे लोग जिन्होंने बाकायदा एक तरह का एक तारुफ, एक इंट्रोडक्शन कराया भाजपा का कर्नाटका में, या मैं कहूँगी दक्षिण भारत में, उन लोगों से भी विचारधारा के स्तर पर एक तरह का अलग हो के और रिस्क लेकर भी भाजपा अग्रेसिवली आगे बढ़ रही है। लेकिन आप ये देखिए पिछले 2 हफ्ते में सिर्फ 2 मुद्दे हैं, या तो सांप्रदायिकता फैलाना या फिर राष्ट्रवाद की दुहाइयाँ देना। और इसमें भी राष्ट्रवाद भाजपा का तब तक पूरा नहीं हो रहा है जब तक कि दूसरी पार्टी देशद्रोही नहीं है। आप देश प्रेमी जब तक नहीं बन पा रहे हैं जब तक कि सामने वाला देशद्रोही नहीं है। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने गुजरात में भी देखा पहले चुनावी कैंपेन, अब आप कर्नाटका में देख रहे हैं, इससे पहले भी जो हाल ही में चुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा, इसमें जो एक तरह की बौखलाहट और घबराहट नज़र आ रही है। यानी कि ये बयान शाही परिवार, देशद्रोह, अलगाव, बजरंग बली, जो आशीर्वाद है नरेंद्र मोदी का वो चला जाएगा, भाजपा का, और विकास रुक जाएगा, ये तमाम चीज़ें क्या आपको ये बताती हैं कि अंदर खाने प्रधानमंत्री भी इस बात को समझ रहे हैं कि उनके यहाँ कैंपेन के बावजूद भी हालत ख़राब है कर्नाटका में? जो जाहिर सी बात है, मगर नहीं, भाजपा, ये बात शुरुआत से ही तय थी जब से उन्होंने येदियुरप्पा को हटाया। ये जो न्यू एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बीजेपी के अंदर, एक हिंदुत्व का पुश दे रहे हैं और BS बोम्मई को लेकर आए, तो BS बोम्मई येदियुरप्पा के जितना कद नहीं रखते हैं। बीजेपी के सामने जो अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उनकी लीडरशिप नहीं है। तो पहले येदियुरप्पा थे, उनके नाम पे चुनाव लड़ा जाता था। आज BS बोम्मई का कोई कद नहीं है मोदी के सामने, और इसीलिए मोदी के नाम पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, और बोम्मई का नाम लिया ही नहीं जा रहा है। मोदी तक ने भी बोम्मई जी का नाम नहीं लिया, जबकि कर्नाटका में वो 6 से ज्यादा बार MLA रह चुके हैं और अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में काफी ज्यादा पॉपुलर भी है, जो मैं देख कर आया। और साथ में उनकी कोई नैरेटिव नहीं है। डेवलपमेंट जो है, कर्नाटका डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे जो हमेशा से थोड़ा पिछड़े हुए राज्यों में आता था, वहां पर जो बीजेपी का जो विकास का सपना था वो लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन कर्नाटका हमेशा से, चाहे वो पॉवर्टी इंडिसेस हो, चाहे वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिसेस हो, चाहे लिटरेसी लेवल्स रहे, या चाहे प्रॉस्पेरिटी के जनरल लेवल रहे, कर्नाटका का जो स्टेट एवरेज है वो हमेशा नेशनल एवरेज से ज्यादा रहता है। तो वहां पर उस तरीके की समस्याएं नहीं है कि वो विकास का सपना दिखाने से ही वो लोग
पूरी तरीके से मुक्त होकर एक पार्टी या मोदी को वोट दे दे। उनके लिए अलग समस्याएं हैं जो बीजेपी ने इस बार एड्रेस नहीं किया है और कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने करप्शन की बात की है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात की है और वेलफेयर स्कीम्स की बात की है, और उनके सामने एक सिद्धारमैया जैसी लीडरशिप है जो पूरे तरीके से पूरे स्टेट में, यहाँ तक कि बीजेपी को जो लोग वोट देते हैं वो भी सिद्धारमैया, उनके बीच भी सिद्धारमैया एक पॉपुलर लीडर है। वो मतलब अगर मासेस की का जो डार्लिंग जिनको कहते हैं वो सिद्धारमैया है वहां पर, और उसको मैच करता हुआ बीजेपी के सामने कोई लीडरशिप कोई नहीं है। तो जो उनका करिश्मा है सिद्धारमैया का, उससे एक तरह से घबराती हुई नजर आ रही है भाजपा, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, और साथ साथ एक इंडिकेटर आप ये भी देखिए जो है कि जब भी हालत खराब होती है तो यहाँ नोएडा से एंकर्स भेजे जाते हैं कि भाई जाइए स्टार एंकर्स, जाके बड़े बड़े मंत्रियों का, प्रधानमंत्रियों का इंटरव्यू कीजिए और उनसे तमाम वो सवाल पूछिए जिनसे उनके चेहरों पे मुस्कुराहट आती हुई। यानी कैंपेन का ये एक और तरीका है कि यहाँ के नोएडा एंकर्स को भेज दिया जाए। मैं इसको भी एक तरह से मौसम की चेतावनी के तौर पर देखती हूँ कि लगता है कि वाकई बादल छाए हुए हैं, लगता है वाकई बरसात होने वाली है और इसीलिए इतनी घबराहट देखने को मिल रही है। आखिरी सवाल आपसे कि सोनिया गांधी को भी हमने देखा इस चुनाव में, क्या कांग्रेस पार्टी में भी कोई नर्वसनेस है कि पिछले कई चुनावों में सोनिया गांधी गायब रही, अचानक सोनिया गांधी आके बातचीत करने लगी, भाषण देने लगी? जैसे मैंने दो बातें हैं इसमें। कांग्रेस पार्टी में नर्वसनेस अभी सिर्फ कर्नाटका में नहीं बल्कि हर चुनाव में जहां पे कांग्रेस पार्टी एक जीत का दावा दे रही है वहां पर उनके रिसोर्सेस का है। भाजपा से के सामने कांग्रेस के वर्कर्स से आप बात अगर करें तो भाजपा जिस तरीके से चुनाव लड़ती है, जितने रिसोर्सेज डालती है, जितना पैसा डालती है, जितना मसल डालती है, कांग्रेस उसको मैच नहीं कर पाता है। लेकिन कर्नाटका एक ऐसा कैंपेन रहा है कांग्रेस के लिए जो कि कांग्रेस पार्टी के टॉप लीडरशिप को बहुत कुछ सिखा सकता है। ना सिर्फ आप देखिए किस तरीके से सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार में जो राइवलरी थी उसको किस तरीके से पिछले कुछ महीनों में उन्होंने एक तरीके से ठीक करने की कोशिश की। दोनों ने एक ही स्वर में बोला। साथ में ही राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी एक तरीके से एकजुट होकर लगातार कैंपेन कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। उनकी मीडिया की जो और सोशल मीडिया कैंपेन है वो भी बीजेपी से इस बार बेहतर रहा। और अगर ये एक तरीके से दर्शाता है कि कांग्रेस अगर लड़ने, हो सकता है चुनावी परिणाम कुछ भी हो, लेकिन इस बार जो कांग्रेस जिस तरीके से अपना कैंपेन उन्होंने लोगों के सामने रखा है, कई एक साल से लगातार प्रयास कर रहे हैं, 40% सरकार, पे सीएम कैंपेन, लगातार कुछ ना कुछ करते रहे जो बीजेपी जो ज्यादा अट्रैक्टिव था लोगों के लिए, और एकजुट होकर उन्होंने ये प्रयास किया है। और उनको जो अब कांग्रेस को जो जरूरत है कि वो सांगठनिक तरीके से ग्राउंड लेवल पे अपना संगठन मजबूत करे जिस तरीके से बीजेपी करती आई है। लेकिन कर्नाटका में आज अगर ऐसे नैरेटिव के लेवल पे देखा जाए तो कांग्रेस आगे है, और इस तरीके ऐसा लग रहा है कि बीजेपी इस पूरे कांग्रेस का जो ऑल राउंड अटैक है बीजेपी बम्बई सरकार पे, बीजेपी उसमें कहीं घबराई हुई लग रही है, जिसका प्रदर्शन मोदी खुद कर रहे हैं इस तरीके के भाषण देकर। जी बहुत बहुत शुक्रिया जो है आपका। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।